जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद रेगिस्तान, ऊंट, बड़े बड़े किले और महल। लेकिन राजस्थान सिर्फ इतना ही नहीं है। ये एक जीती जागती आर्ट गैलरी है, जहां हर दीवार, हर हवेली सदियों पुरानी कहानियां सुनाती है। चलिए आज इन्हीं कहानियों की परतों को खोलते हैं। तो हमारा ये सफर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे एक ऐसी आर्ट गैलरी में जिसकी कोई छत नहीं। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कला आई कहाँ से, इसे किसने बनवाया। वहां से हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, साम्राज्यों की विरासत को देखेंगे। फिर राजस्थान की संस्कृति की धड़कन को महसूस करेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये रंगीला प्रदेश आज के भारत का एक अटूट हिस्सा कैसे बना। तो हमारा सफर शुरू होता है शेखावाटी से। और यकीन मानिए, यहाँ पहुँचते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त में पीछे चले गए हों, किसी बहुत बड़े जीते जागते म्यूजियम में आ गए हों। मंडावा पहुंचकर सिंधु मूर्ति की ये बात एकदम सच लगने लगती है। जरा सोचिए, आप किसी गली से गुजर रहे हैं और वहां की हर एक दीवार, हर एक दरवाजा आपसे कुछ कह रहा है, अपनी कला के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए। अच्छा, इस कला को ठीक से समझने के लिए ना एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। फ्रेस्को, ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। फ्रेस्को का मतलब है जब पेंट को गीले प्लास्टर पर ही कर दिया जाता है तो होता क्या है कि वो पेंट दीवार का ही एक हिस्सा बन जाता है, परमानेंट। मतलब ये सिर्फ दीवार पर पेंट नहीं है, ये दीवार में पेंट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इतनी खूबसूरत, इतनी आलीशान हवेलियां आई कहां से? मतलब इन्हें किसने बनवाया? और उससे भी बड़ा सवाल, इतना पैसा आया कहां से? इसका जवाब ना हमें इतिहास के पन्नों में एक बहुत पुराने व्यापारिक रास्ते पर मिलता है। कई सदियों पहले की बात है। शेखावाटी जो था वो मशहूर सिल्क रूट का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। यहाँ से चीन और मिडिल ईस्ट के बीच बड़े बड़े कारवां गुजरते थे। और जाहिर है, जहाँ से व्यापार गुजरता है वहाँ दौलत और खुशहाली अपने आप आ जाती है। ये टाइमलाइन एक तरह से पूरे शेखावाटी के उतार चढ़ाव की कहानी है। देखिए, 14वीं से 18वीं सदी तक सब कुछ बढ़िया था। कारवां आते जाते थे, व्यापार फल फूल रहा था। फिर 19वीं सदी में आए अंग्रेज और व्यापार का सेंटर बदल गया। अब जमीन के रास्ते की जगह समुद्री बंदरगाह जैसे कलकत्ता और बॉम्बे ज्यादा जरूरी हो गए। तो यहाँ के जो मारवाड़ी व्यापारी थे वो भी अपना कारोबार लेकर वहां चले गए। लेकिन उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। वहां से जो भी कमाया वो पैसा वापस अपने घर, अपने गांव भेजा और उसी पैसे से बनवाई ये आलीशान हवेलियां, अपनी कामयाबी का सबूत। पर फिर धीरे धीरे वक्त बदला। परिवार वहीं बड़े शहरों में बस गए और ये शानदार हवेलियां पीछे छूट गईं, अकेली। और इन हवेलियों की दीवारों पर सिर्फ खूबसूरत चित्र नहीं है, बल्कि उस जमाने का पूरा इतिहास है। मतलब एक तरफ आपको कृष्ण लीला के चित्र दिखेंगे तो ठीक उसके बगल में हो सकता है अंग्रेजों की बनाई हुई ट्रेन या कार का चित्र हो। सोचिए, उन कलाकारों ने शायद ट्रेन कभी देखी भी ना हो, सिर्फ उसके बारे में सुना हो और फिर उसे अपनी कल्पना से दीवारों पर उतार दिया। ये उस बदलते हुए दौर का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो ये तो हुई व्यापारियों और उनकी दौलत की कहानी। लेकिन इन हवेलियों के पीछे एक और बड़ी ताकत थी, और वो थी यहाँ के राजवंशों की। तो चलिए अब इन हवेलियों की गलियों से निकलकर जरा बड़ा कैनवास पर देखते हैं उन किलों और साम्राज्यों को जिन्होंने इस जमीन की किस्मत लिखी। देखिए, जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो दिमाग में मेहरानगढ़ जैसे बड़े बड़े विशाल किलों की तस्वीर आती है ना? लेकिन मंडावा जैसे किले एक अलग ही कहानी कहते हैं। ये किले बहुत बड़े युद्ध लड़ने के लिए नहीं बने थे। ये छोटे थे, अपनी दीवारों के अंदर एक छोटे से महल को महफूज रखते थे। तो एक तरफ है साम्राज्य की विशाल सैन्य ताकत और दूसरी तरफ है एक अमीर व्यापारी या छोटे शासक की निजी शानो शौकत। फर्क साफ दिखता है। तो समझने वाली बात यह है कि इस धरती पर किसी एक का राज नहीं था। ये कई ताकतवर राजपूत राजवंशों की भूमि रही है, जैसे गुर्जर प्रतिहार जिन्होंने बाहरी आक्रमणकारियों को रोके रखा, या फिर मेवाड़ के सिसोदिया जिनकी बहादुरी के किस्से जैसे राणा प्रताप हम आज भी सुनते हैं। हर एक वंश ने इस मिट्टी पर अपनी एक अलग, एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन रुकिए, राजस्थान का इतिहास सिर्फ पत्थर की इन दीवारों में, इन किलों और हवेलियों में ही बंद नहीं है। नहीं, ये इतिहास आज भी जिंदा है, यहाँ के लोगों के संगीत में, उनके डांस में, उनके त्योहारों की रौनक में। घूमर का ही उदाहरण ले लीजिए। ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये घूमते हुए रंगीन घाघरों में सिमटी एक पूरी की पूरी संस्कृति है।
एक ऐसा नज़ारा है जो आंखों में बस जाता है। इसकी शुरुआत भील जनजाति ने की थी, लेकिन आज ये पूरे राजस्थान की आन, बान और शान है। और त्योहारों की तो बात ही क्या करें। यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है, 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका मतलब है कि त्योहारों का जो सिलसिला है वो तीज से शुरू होता है और गणगौर पर जाकर खत्म होता है। मतलब साल भर जश्न का माहौल रहता है। कहते हैं कि यहाँ हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 8 त्योहार। यहाँ तक कि व्यापार भी एक जश्न की तरह है। पुष्कर का मेला देखिए, नाम के लिए ये पशु मेला है, लेकिन असल में ये संस्कृति का एक बहुत बड़ा संगम है। यहाँ सिर्फ ऊँटों और मवेशियों की खरीद फरोख्त नहीं होती, बल्कि यहाँ परंपराएं मिलती हैं, संगीत गूंजता है और पूरा राजस्थान एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो अब तक हमने देखा कि यहाँ कितने अलग अलग राजवंश थे, कितनी रियासतें थीं, कितनी अलग अलग संस्कृतियाँ थीं। तो सवाल ये है कि ये सब मिलकर आज का एक राजस्थान कैसे बना? ये कहानी है एकीकरण की, सबको एक साथ जोड़ने की। आज हम जिस राजस्थान को भारत के नक्शे पर देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। ये रातों रात नहीं बना। भारत की आज़ादी के बाद यहाँ की दर्जनों छोटी बड़ी रियासतों को एक साथ लाने में पूरे 7 चरण लगे। ये एक बहुत लंबा और पेचीदा प्रोसेस था जो 1948 से शुरू होकर 1956 में जाकर पूरा हुआ। तो हमने देखा कि कैसे व्यापार की दौलत, राजवंशों की ताकत और संस्कृति के चटक रंगों ने मिलकर राजस्थान की ये बेमिसाल कहानी लिखी है। ये एक ऐसी कहानी है जो यहाँ की दीवारों पर पेंट की गई है, एक खुली आर्ट गैलरी की तरह। लेकिन ये हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी संस्कृति का पूरा इतिहास ही उसकी दीवारों पर लिखा हो, तो जब वो दीवारें ही वक्त के साथ फीकी पड़ने लगें, तो उस कहानी को, उस विरासत को बचाया कैसे जाए?